हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिस वीडियो इज गोना बी अ महा मैराथन ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। ऑल द चैप्टर्स विल बी कवर्ड इन वन शॉट। ठीक है, सारे चैप्टर्स की एक क्विक रिविजन जो है हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई नो योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, इसी वजह से आज की ये महा मैराथन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जितने व्यूज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में होंगे उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एक महा मैराथन लेके आऊँगी या नहीं। ठीक है, ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन यू नाउ। ठीक है, नाउ पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स सी विच चैप्टर्स आर टू बी कवर्ड विद इन दिस वीडियो. So all these chapters will be covered within this video: writing and city life, an empire across 3 continents, nomadic empire, the 3 orders, changing cultural traditions, displacing indigenous people, paths to modernization. सारे के सारे चैप्टर्स इसी वीडियो के अंदर मैं रिवाइज करवा दूंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक काम अभी तक नहीं करा है, क्या सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लो, अब तो कर लो यार। एंड लाइक भी कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर। सर्च करो, ज्वाइन करो और सारे नोट्स ले लो। अब बहुत हो गई हैं बातें, एंड लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, मेसोस और पोटामोस। ठीक है, मेसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि मेसोपोटामिया। ये टर्म इंडिकेट करती है फर्टाइल लैंड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। 2 नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, उनके बीच का जो फर्टाइल लैंड है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। और आज के टाइम पे ये रीजन पाया जाता है इराक में। और मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चला? तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, स्टैचूज़, ग्रेव्स, ऑर्नामेंट्स, क्ले टैबलेट्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रिटन रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स, उनसे हमें मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में पता चला है। अब जो वहाँ का जो सदर्न पार्ट था, यानी कि ये मेसोपोटामिया है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था उसे सुमेर, फिर बाद में अकड़ और बाद में तो बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था, नॉर्दर्न पार्ट, दैट वाज नोन एज असीरिया। जब उन्होंने असीरियन लोगों ने वहाँ पर अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था, तो उस रीजन को असीरिया के नाम से जाना जाने लगा। नाउ सुमेरियन, अकेडी या फिर अकड़ हम कह सकते हैं, और अरेमिक, ये वहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी। इस सिविलाइजेशन में सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो गया था लगभग 3000 BC के अराउंड। उरुक और मारी, ये कुछ वहाँ की फेमस सिटीज़ थी। और किश, लगश, ये भी आपने सिटीज़ का नाम सुना होगा, तो ये भी मेसोपोटामिया की कुछ दूसरी सिग्निफिकेंट सिटीज़ थी। नॉर्थ में देर वॉज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में मेसोपोटामिया में वहाँ पर स्टेपीज थे, यानी कि दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान थे, जहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे देन एग्रीकल्चर, यानी कि लोग एनिमल्स को रखना ज़्यादा पसंद करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना ज़्यादा पसंद करते थे उस रीजन के अंदर। जबकि अगर हम पूरे मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर, एनिमल हर्डिंग, ट्रेड, ये कुछ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉलो किए जाते थे। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए। विमेन के हेड का एक स्कल्पचर देखने को मिला जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ था। कहाँ पर मिला है वो? उरूक में, एक सिटी है मेसोपोटामिया में, वहाँ पर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी। ठीक है, ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो उनकी सिटी लाइफ को दर्शाते थे। अर्बन इकोनॉमी के ये कुछ साइंस होते थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। मेसोपोटामिया रिच था फूड रिसोर्सेज में, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एबेंडेंस में मिलते थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे। इसी वजह से उन्हें ट्रेड करवाना पड़ता था तुर्की से, ईरान से और अक्रॉस द गल्फ दूसरी कंट्रीज से। वाटरवेज का इस्तेमाल करा जाता था उस टाइम पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेड में। यूफ्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ वर्ल्ड रूट इस्तेमाल की जाती थी। अब राइटिंग कैसे शुरू हुई मेसोपोटामिया में?
राइटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि अर्बन इकोनॉमी में जब शहरीकरण होता है, जब सिटीज़ बनने लगती है, अर्बनाइजेशन होने लगती है, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ती है, रिटन रिकॉर्ड्स की। तो इसी वजह से राइटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ मेसोपोटामिया के साथ भी हुआ था। सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स लगभग 3200 BC के आसपास लिखे गए थे, और जो स्क्राइब थे ना, उनकी मदद से लिखे जाते थे। द स्क्राइब विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ रीड would press wedge shaped signs on the surface of moist clay tablet। स्क्राइब कौन होता है? जो उन पे लिखता है, उन टैबलेट्स के ऊपर, उस पर्सन को स्क्राइब बोलते हैं। तो वो स्क्राइब जो था ना, वो एक रीड प्लांट होता है, उसकी एंड पे पॉइंटेड बना लेता था उसे, मतलब उसे कार्व करके या फिर उसे पॉइंटेड शेप दे देता था। उसके थ्रू जो है वो वेज शेप, यानी कि ऐसे नुकीले शेप वाले साइंस जो है वो उस टैबलेट के ऊपर, उस गीले टैबलेट के ऊपर जो है बनाया करता था, और बाद में उसे सूरज में सुखा दिया जाता था या फिर उसे बेक कर दिया जाता था। क्यूनिफॉर्म, ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है, क्यूनियस, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेज एंड फॉर्मा, मतलब शेप। वेज शेप को ही क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो उनकी स्क्रिप्ट जो थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, वेज शेप, नुकीले अक्षर थे। बहुत ही कम मेसोपोटामियंस पढ़ना और लिखना जानते थे, क्योंकि नंबर्स ऑफ साइन बहुत ज़्यादा थे और कॉम्प्लिकेटेड थे। फ्रॉम 1400 BCE अरेमिक लैंग्वेज भी आ गई थी। इस लैंग्वेज से क्या हुआ, ये लैंग्वेज जो थी ना वो हेब्रू से सिमिलर थी। जो अभी के टाइम पे कुछ इलाकों में हेब्रू लैंग्वेज बोली जाती है, उसके सिमिलर थी ये वाली लैंग्वेज, और ये 1000 BC के आसपास बहुत ज़्यादा बोली जाने लग गई थी, और आज भी ये कुछ पार्ट ऑफ इराक में बोली जाती है। दीज टाइप्स ऑफ सिटीज़ वर फाउंड, ऐसी तरीके की सिटीज़ देखी जाती थी वहाँ पर। सिटीज़ विच डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, जो सिटीज़ टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हो जाती थी, मतलब कोई टेम्पल बन जाता था, बहुत सारे पिलग्रिम्स वहाँ जाते थे और सिटी बन जाती थी। और कुछ ऐसी सिटी होती थी जो एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप होती थी, कुछ इम्पीरियल सिटी, यानी कि जहाँ पर राजा वगैरह का शासन होता है, तो इम्पीरियल सिटीज़ के रूप में भी कुछ सिटीज़ डेवलप हो जाती थी। अब मंदिर के बारे में बताया गया है। मंदिर कैसे होते थे? मंदिर सिर्फ ऑर्डिनरी घरों की तरह ही होते थे, मतलब नॉर्मल घरों की तरह ही होते थे। बस डिफरेंस क्या था कि उनकी आउटर वॉल्स जो थी वो रेगुलर इंटरवल्स पे इन और आउट जाती थी, यानी कि कुछ लगभग ऐसी वॉल्स होती थी उन मंदिरों की। बस यही डिफरेंस था मंदिरों में और ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में। और जो मून गॉड थे, और इनाना जो गॉडेस ऑफ लव थी, वो वहाँ की मेन डीटीज थी, मेन भगवान होते थे। 5000 BCE में क्या हुआ, सेटलमेंट्स हैड बिगिन टू डेवलप इनसाइड सदर्न मेसोपोटामिया। सदर्न मेसोपोटामिया में भी सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी। सम ऑफ विच वर कन्वर्टेड इनटू सिटीज़, और कुछ वो सेटलमेंट्स हैं वो छोटी होती थी, और जो सिटीज़ हैं वो बड़ी होती थी। धीरे धीरे ये सेटलमेंट्स बड़ी होती गई और सिटीज़ में चेंज हो गई। देर वॉज अ लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर्स सिटी। अब उर्स सिटी के बारे में बताया गया है। जो उर्स सिटी थी वहाँ पर टाउन इतनी अच्छे से प्लान नहीं किया गया था। बहुत पतली पतली और विंडिंग स्ट्रीट्स होती थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, और जो उर के रेजिडेंट्स थे वो सुपरस्टिशियस थे। ठीक है, कुछ सुपरस्टिशंस थी उन लोगों की, जो कि मैं आपको डिटेल लेक्चर्स में पहले ही बता चुकी हूँ। 2000 BC के बाद क्या हुआ, जो मारी एक सिटी थी मेसोपोटामिया में, जो कि यूफ्रेट्स नदी के ऊपर वाले इलाके में थी। ठीक है, अपस्ट्रीम से, मान लो ये यूफ्रेट्स नदी है तो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर मारी लोकेटेड था। ठीक है, तो ये एज अ रॉयल कैपिटल फ्लॉरिश होती गई, और ये जो मारी सिटी थी ना, ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में भी डेवलप हुई। ये किंग जिम्रिलिम का पैलेस जो है और जो टेम्पल था वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर की जाती थी। इस इंफॉर्मेशन का हमें कहाँ से पता चला है, उनके लीगल टेक्स्ट से, यानी कि जो मैरिज से रिलेटेड या फिर इनहेरिटेंस मैटर से रिलेटेड जो हमें कागज़ मिले हैं, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनसे हमें ये चीज़ पता चली है।
अब ग्रेटेस्ट लीगेसी क्या है मेसोपोटामिया की इस वर्ल्ड की तरफ? उनका स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम, रैकनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये मेसोपोटामिया का कुछ योगदान है दुनिया की तरफ। People of this civilization were familiar with multiplication, division, square root, compound interest. मेसोपोटामिया ने डिवाइड कर दिया था ईयर को 12 मंथ्स में, एक मंथ को 4 वीक्स में, एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में। सो ये सारी डिवीजन किन्होंने करी थी? मेसोपोटामियंस ने। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेसोपोटामियंस टू द वर्ल्ड। ये जो टाइम डिविजन्स थे ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट करे और वहाँ से वो रोम में ट्रांसमिट हुए और ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में, फिर मिडीवल यूरोप में और ऐसे ही एशिया तक भी पहुँचे। गिलगामेश जो उरुक सिटी के रूलर थे और एक ग्रेट वॉरियर भी थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी से लड़ाई करी और बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। असीरियन किंग आएगा यहाँ पर। असीरियन किंग असूरबनीपाल procured clay tablets from Babylonia and established a library। उन्होंने क्या करा? असीरियन किंग थे असूरबनीपाल, इनके बारे में भी आपकी बुक में गिवन है। सो उन्होंने क्या करा था? जो बेबीलोनिया के क्ले टैबलेट्स हैं उनको प्रोक्योर करा, उन्हें संभाला और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी उनके कैपिटल निनिनवा में। 625 BC में नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को रिलीज कर दिया था असीरियन के डोमिनेशन से। बेबीलोन वॉज प्रीमियर सिटी ऑफ वर्ल्ड अंटिल 331 BCE, जब तक अलेक्जेंडर ने उसे कंक्वायर नहीं करा था। नेबोनिडस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। जब तक बेबीलोन आज़ाद था उसकी जो सबसे लास्ट वाले रूलर थे जो कि इंडिपेंडेंट थे वो कौन थे? नेबोनिडस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। So now we have completed first chapter of your textbook, that is writing and city life according to your syllabus। वो first chapter है। Now let's move to next chapter, that is an empire across 3 continents। An empire across 3 continents, इसके नाम से आप क्या समझ पा रहे हैं? एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था। Now which empire are we talking about? रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में रोमन एम्पायर स्प्रेड था। अब रोमन एम्पायर के बारे में हमें पता कहाँ से चला? कौन कौन से सोर्सेज थे जिनसे हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता चला? सो बेसिकली देयर वर 3 ब्रॉड सोर्सेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और मटीरियल रिमेन्स। टेक्स्ट, कौन कौन से टेक्स्ट से हमें पता चला? लेटर्स, एनाल्स, सर्मन, स्पीचेस, लॉ। डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स पेपरस स्क्रॉल्स पे लिखे जाते थे ना, वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं। बहुत सारी मटेरियल रिमेन्स जैसे कि मॉन्यूमेंट, पोट्री, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे रह गई हैं जिनसे हम रोमन एम्पायर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। नाउ फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर को ब्रॉडली 2 फेजेस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर। जो भी टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी तक उसको हम अर्ली एम्पायर के नाम से जानते हैं, और जो भी टाइम पीरियड था आफ्टर 3rd सेंचुरी सो उसे हम लेट एम्पायर के नाम से कैटेगराइज करते हैं। अर्ली एम्पायर, अर्ली फेज़ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 509 BC से लेके 27 BC तक वहाँ पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश थी। 27 BC में क्या हुआ? ऑक्टेवियन ने, जो कि जूलियस सीजर के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने रिपब्लिक को ओवरथ्रू कर दिया और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और नाम बदल के क्या रखा? अगस्टस। सो ऑक्टेवियन वॉज नो अदर देन अगस्टस। ठीक है, ऑक्टेवियन ने ही अपना नाम चेंज करके अगस्टस रखा था। अब अगस्टस ने प्रिंसिपेट एस्टेब्लिश कर दिया और रीन ऑफ पीस भी, मतलब बहुत शांति भरा टाइम था अगस्टस का टाइम पीरियड, और उन्होंने प्रिंसिपेट वाला सिस्टम भी अडॉप्ट करा था, जिसका क्या मतलब है वो हम डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब टिबेरियस अगस्टस के अडॉप्टेड सन थे। 3 मेन प्लेयर्स होते थे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर में। कौन कौन? एम्परर, सीनेट और आर्मी। अब जो एम्परर था उसके पास ही सारी अथॉरिटी होती थी। अब सक्सेशन कैसे होता था, यानी कि नेक्स्ट राजा कैसे बनता था? या तो जो पहले एम्परर था उसका नेचुरल या फिर अडॉप्टेड सन जो है वो राजा बनता था। इम्पॉर्टेंट एम्परर कौन कौन से थे रोमन एम्पायर में? जूलियस सीजर, अगस्टस,
देन टिबेरियस, देन ट्रजन एंड देन नीरो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे रोमन एम्पायर के। अब सीनेट क्या है? एक ऐसी बॉडी है जिसमें ज़्यादातर वेल्दी फैमिलीज आती हैं, ठीक है। आर्मी पेड होती थी और प्रोफेशनल होती थी, और एक बहुत बड़ी सी सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती थी जिसे हम आर्मी कहते थे रोमन एम्पायर में। चलिए अब समझते हैं रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो रोमन एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था और एडमिनिस्टर किया जाता था उसके अर्बन सेंटर्स की मदद से। अर्बन सेंटर का क्या मतलब है? सिटीज़ की मदद से। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड करा गया था और उन सभी से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, हर एक प्रोविंस से। कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये फाउंडेशंस थी उस इम्पीरियल सिस्टम की। रोमन एम्पायर की फाउंडेशन माना जाता था इन 3 शहरों को, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। थ्रू लोकल अपर क्लास इन द सिटीज, गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम प्रोविंशियल कंट्री साइड। अब लोकल अपर क्लास जो लोग होते थे ना सिटीज़ में, अब वो गांव वाले इलाकों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। प्रोविंशियल अपर क्लास अब धीरे धीरे एलीट भी बनती चली गई। एम्परर गैलिनियस फॉरबेड सीनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। उन्होंने सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड में आने से रोक दिया था। 3rd सेंचुरी क्राइसिस। अब क्या हुआ था ऐसा 3rd सेंचुरी में? सैसानियंस, जो कि ईरान की एक डायनेस्टी थी, उन्होंने रोमन एम्पायर को अटैक करा था बहुत बार। जर्मेनिक ट्राइब्स, जिन्हें बारबेरियंस हम कहते हैं, वो अटैक कर रहे थे ऊपर की तरफ से, अलग अलग एरियाज़ की तरफ से। अल्मनी, फ्रैंक्स और गोथ्स, इन्होंने कैप्चर कर लिए थे रोमन एम्पायर के बहुत सारे एरियाज़। यानी कि 3rd सेंचुरी में बहुत अलग अलग जगहों से अटैक देखने को मिल रहा था एक ही टाइम पे। एक तरफ ससानियंस अटैक कर रहे थे, एक तरफ जर्मेनिक ट्राइब्स जैसे कि फ्रैंक्स, गोथ्स। 25 एम्परर इस टाइम में 47 ईयर्स के टाइम पीरियड में जो है 25 एम्परर बदले गए। मतलब इतना क्विक सक्सेशन देखने को मिला। इससे क्या पता चल रहा है कि रोमन एम्पायर ने इस टाइम में इंटरनल स्ट्रेन्स फेस किए थे। नाउ जेंडर लिटरेसी कल्चर इन रोमन एम्पायर। अब स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कैसी होती थी? न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर की जाती थी। वेमेन का स्टेटस कैसा था? वो लीगल राइट्स एंजॉय करते थे प्रॉपर्टी को ओन और मैनेज करने में। लिटरेसी वैरी करती थी प्लेस टू प्लेस। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी रोमन एम्पायर में। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एम्पायर के अंदर बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, ये वाइड स्प्रेड थी। एम्पायर के अंदर गुड फर्टाइल एरियाज़ भी मौजूद थे। कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे और वाइड स्प्रेड थे, जिसकी वजह से अच्छे से पैसे का इस्तेमाल भी किया जाता था। यूज़ ऑफ मनी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, और वो भी वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी। लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे कंटेनर्स में, जिन्हें एम्फोरे बोला जाता था, ठीक है। तो एम्फोरे को डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्पेनिश ऑलिव ऑयल को कैरी किया जाता था स्पेशल कंटेनर्स, जिसे ड्रेसल 20 बोला जाता है, ठीक है। ये जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये नाम दे रखे हैं। वाटर पावर का भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जाता था स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस के अंदर। अब कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर इन रोमन एम्पायर। स्लेवरी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी रोमन एम्पायर के अंदर। इटली में 7.3 मिलियन पॉपुलेशन थी, उसमें से लगभग 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी स्लेव्स। लोगों का बहुत ब्रूटल एटीट्यूड होता था स्लेव्स की तरफ। जो लोग रूरल इंडिपेंडेंस फेस कर रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया है, वो एज अ स्लेव सर्व करने लग जाते थे। स्लेव ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी ताकि स्लेव का नंबर बढ़ जाए। स्लेव सुपरविजन वॉज जनरल प्रिजम्पशन। स्लेव को सुपरवाइज किया जाता था। ऐसा माना जाता था अगर स्लेव को सुपरवाइज नहीं किया जाएगा ना तो ये अच्छे से काम नहीं करेंगे, इस वजह से इनके हाथ और पैर इकट्ठे बांध दिए जाते थे। नाउ एम्पायर के अंदर सोशल हियरार्कीज कैसे मेंटेन की जाती थी वो हम देखते हैं। ये कुछ अर्ली एम्पायर के बारे में दिखाता है, और ये लेट एंटिकिटी। लेट एंटिकिटी हम किसे बोलते हैं? जो लास्ट का टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर का, उसे हम लेट एंटिकिटी के नाम से जानते हैं। सो अर्ली एम्पायर में सबसे ऊपर सीनेटर्स थे, और फिर इक्वेस्ट्रियंस, फिर रिस्पेक्टेबल मिडिल मैन, फिर कॉमन पीपल, और लास्ट में स्लेव्स। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सबसे ऊपर एम्परर आ गए, फिर एरिस्टोक्रेसी, देन मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास, और लास्ट में स्लेव्स। स्लेव्स हमेशा लास्ट में ही रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी कैसी होती थी, बहुत ज़्यादा वेल्दी होती थी, करप्ट होती थी एंड डिस्टॉर्टेड टू एग्जॉशन। नाउ लेट एंटिकिटी, 4th से 7th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड था हम उसे लेट एंटिकिटी का टाइम पीरियड मानते हैं। एम्परर डायोक्लेटियन 284 सी से 305 सी तक रहे थे राजा। उन्होंने कट बैक द एम्पायर, एम्पायर को काट दिया था, यानी कि जो भी फालतू के रीजंस है ना उन्हें अपने एम्पायर में से डिडक्ट कर दिया था। उन्होंने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई किया था, उन्होंने मिलिट्री को और सिविल वर्क से जो है सेपरेट कर दिया था, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स की पावर को इंक्रीज़ कर दिया था, प्रोविंसेस की बाउंड्री रिकॉग्नाइज कर दी थी और उन्होंने एम्पायर को 2 पार्ट्स में बांट दिया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न और ये हो गया ईस्टर्न। उनकी गलती के वजह से लास्ट में एम्पायर के 2 हिस्से हो गए थे। अब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में जानते हैं। 307 सीई से लेके 337 सीई तक उन्होंने रूल करा। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया। सॉलिडस यानी कि जो गोल्ड कॉइन्स थे ना उन्हें इंट्रोड्यूस करा था एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सेकेंड कैपिटल उन्होंने एस्टेब्लिश करा था कॉन्स्टेंटिनोपल। उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट को रिवाइव कर दिया था और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी करी थी न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। एम्परर जस्टिनियन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 527 सीई से 565 सीई तक वो राजा रहे। उनकी रेन को, उनके टाइम पीरियड को मार्क किया जाता है उसकी प्रॉस्पेरिटी और इम्पेरियल एम्बिशंस के वजह से। नाउ डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ था, मैंने आपको पहले दिखाया था ना जब डायोक्लेटियन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लास्ट में 2 हिस्सों में बट जाता है रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 4th सेंचुरी के बाद डिक्लाइन होने लग गया था और ईस्टर्न रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी के बाद। नॉर्दर्न एम्पायर के ऊपर अटैक किया गया था जर्मेनिक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, मतलब मान लो ये है रोमन एम्पायर, सो यहाँ से जर्मेनिक ग्रुप्स जो फ्रैंक्स और गोथ्स सारे थे उन्होंने अटैक करा था। विशिगोथ्स, फ्रैंक्स, लैम्बार्ड्स उन्होंने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिए थे जब यहाँ पर रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था। ईरानियन आर्मी का भी इन्वेजन देखने को मिला था ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पर ईरान अटैक कर रहा था। स्लेव रिवोल्ट भी देखने को मिल रहे थे। अब स्लेव्स भी अपनी आवाज़ उठाने लग गए थे। अब एम्परर बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे इस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है, इतनी जगह से अटैक हो रहा है, कहीं से भी एम्पायर बच नहीं पा रहा है। इससे क्या समझ पा रहे हैं कि एम्परर्स जो थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, बहुत ज़्यादा वीक एम्परर्स थे। और अब इस्लाम का भी राइज देखने को मिल रहा था। सो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर दैट इज एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोमैडिक एम्पायर। अब ये नोमैडिक एम्पायर, ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है एक बहुत फेमस पर्सनालिटी के अराउंड। आप ये स्क्रीन पर इमेज देख पा रहे होंगे। हु इज़ दिस पर्सन? ही इज़ जंगीज़ खान। और ये नोमैडिक एम्पायर, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं नोमैडिक एम्पायर के सोर्सेज के बारे में, यानी कि ये जो चैप्टर लिखा गया है ये किस बेसिस पे लिखा गया है, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली। सो नोमैडिक एम्पायर के अंदर जो है नोमैड्स लोग रहा करते थे, उन्होंने इतना ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस करने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सो हमें ज़्यादातर जो नोमैडिक एम्पायर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरी लैंग्वेजेस के टेक्स्ट से मिली है, या फिर दूसरे एम्पायर के लोगों ने जो लिखा है उसके बेसिस पे हम नोमैडिक एम्पायर को जज करते हैं। ठीक है, नाउ कहाँ से हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में पता चला? ये सारे सोर्सेज हैं नोमैडिक एम्पायर को समझने के लिए। जो हिस्ट्री क्रॉनिकल्स होते हैं, या फिर जो अलग अलग ट्रैवलर्स ट्रैवलॉग लिखते हैं, या फिर अर्बन लिटरेचर के जो टेक्स्ट हमें मिले हैं, या फिर चाइनीज़, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक अलग अलग भाषाओं में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने नोमैडिक एम्पायर को समझने में हमारी हेल्प करी है। अब नोमैडिक एम्पायर, ये जो टर्म है ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती है ना, मतलब अपोजिट सी लगती है। एक तरफ हम नोमैड लोगों की बात कर रहे हैं जो कि वंडरर्स थे, और दूसरी तरफ हम एम्पायर बोल रहे हैं, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर जो इन मंगोल लोगों ने बनाया था। सो ये दो अलग अलग शब्द हमें देखने में लगते हैं, बट मंगोल्स ने अपनी मिलिट्री की मदद से, अपनी मेथड ऑफ गवर्नेंस की मदद से एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया था। 13th सेंचुरी की शुरुआती डिकेड्स में क्या हुआ, जो ग्रेट यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग एम्पायर्स थे वो डरने लग गए थे।
उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई स्टेपी एरियाज़ में, सेंट्रल एशिया की जो स्टेपीज़ हैं वहाँ से एक नई पॉलिटिकल पावर उभर के आ रही है, जिससे उन एम्पायर्स के ऊपर अब खतरा बढ़ता जा रहा है। जंगीज़ खान जो मंगोल लोगों के लीडर बन चुके थे, उन्होंने सभी मंगोल्स को यूनाइट कर दिया था और जंगीज़ खान ने ना सिर्फ एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया, उन्होंने उन सभी लोगों को यूनाइटेड भी किया था। ठीक है, अब स्टेपी रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी थी, शॉर्टेज थी। इस वजह से मंगोल्स क्या करते थे, वो नोमैड्स जो थे वो चाइना जाते थे और ट्रेड करते थे, अपने गुड्स एक्सचेंज करते थे। वो चाइनीज़ लोगों को अपने हंटेड प्रे, अपने घोड़े, फर, ये सारी चीज़ें दे देते थे और बदले में उनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लेते थे, आयरन टूल्स ले लेते थे एक्सचेंज में। तो ऐसे वो एक्सचेंज करते थे गुड्स को, ऐसे वो ट्रेड क्या करते थे। तो जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर में भी पढ़ाया था और आपको बताया था, इन मंगोल लोगों को बारबेरियन बोला जाता था। बारबेरियन ये जो टर्म है, ये ग्रीक वर्ड बारबरोस से डिराइव करी गई है, जिसका मतलब नॉन ग्रीक होता है। ठीक है, नोमैडिक क्लैंस जो है वो चाइना को कभी कभार अटैक कर देती थी और उनकी सिटीज़ को लूट लेती थी। चाइनीज़ एम्परर ने इसी अटैक से बचने के लिए, इन अटैक से प्रोटेक्शन लेने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट करी थी। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों कंस्ट्रक्ट करी थी, ये भी आपको पता चल गया है। जंगीज़ खान का स्टार्टिंग में नेम तेमुजिन था। 1206 में उन्होंने सभी रूलर्स को हटा दिया और अपने एरिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गए थे स्टेपी रीजन में। ठीक है, सो 1206 में एक काउंसिल ऑफ कुरिलताई में उन्हें मंगोल्स ने मिलकर एक नाम दिया, ओशनिक खान या फिर यूनिवर्सल रूलर, और उन्हें चीफ जो है डिक्लेयर कर दिया। अब जंगीज़ खान की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। वो कैवेलरी में स्किल्ड थे, यानी कि घुड़सवार बहुत अच्छे थे। वो आर्चरी स्किल्स भी उनके बहुत अमेजिंग थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास डिसिप्लिन्ड मिलिट्री पावर थी। नेप्था बॉम्बार्डमेंट भी वो बहुत अच्छे से कर लेते थे। वो लाइट वेट और मूविंग इक्विपमेंट का यूज़ करते थे कैंपेन्स के अंदर। ठीक है, बहुत हल्के और बहुत वीकेंड से पोर्टेबल उनका इक्विपमेंट होता था। जंगीज़ खान ने आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज कर दिया था। पहले जो एंशिएंट नोमैडिक ग्रुप्स में वो ऑर्गेनाइज थे, उसे बदल के उन्होंने आर्मी को नए मिलिट्री यूनिट्स में रीअरेंज कर दिया था। ट्यूमन सबसे बड़ी आर्मी की यूनिट थी, जिसके अंदर लगभग 10,000 ट्रूप्स थी, जिसके अंदर अलग अलग क्लैन थे, अलग अलग क्लैन के लोग थे। जो नए मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स थे, जो उनके सन्स के अंडर आती थी, उसे नोयान बोला जाता था। जंगीज़ खान ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम पहले ही बना दिया था, जो उनके रिजीम के अलग अलग एरियाज़ को, डिस्टेंट एरियाज़ को कनेक्ट करता था। उसके अंदर फ्रेश माउंट्स और डिस्पैच राइटर्स थे, जो कि मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्लेस करे गए थे, मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्लेस किए जाते थे। और इस कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत जल्दी खबर पहुँच जाती थी। और इसके मेंटेनेंस के लिए, इस कम्युनिकेशन सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए मंगोल नोमैड्स लगभग 1/10 कहेंगे हम, 1/10 हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करते थे, चाहे अपने हर्ड का, चाहे अपने हॉर्सेस का, चाहे अपने लाइफ स्टॉक का, एज पर द प्रोविजन, जिसे कुब को टैक्स बोला जाता था। यानी कि हर मंगोल नोमैड को 1/10 हिस्सा देना पड़ता था इस कम्युनिकेशन सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, जंगीज़ खान ने ये जो न्यूली कंक्वायर्ड लोग हैं या न्यूली कंक्वायर्ड एरिया है, इसको गवर्न करने की जिम्मेदारी अपने 4 बेटों को दी थी, और उस एरिया को उलूस बोला जाता था। ठीक है, ये उलूस जो है वो नॉन फिक्स्ड टेरिटरी थी। ठीक है, ये बढ़ भी सकती थी। बाय द मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी क्या हुआ, मंगोल यूनिफाइड हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया था, जो वर्ल्ड ने अभी तक देखा हो। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड अर्बन इकोनॉमीज़ के ऊपर रूल करा, अर्बन सोसाइटीज़ के ऊपर उन्होंने रूल करा, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने लॉज के माध्यम से। मंगोल बेशक ही पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे रीजन के अंदर, बट न्यूमेरिकली वो माइनॉरिटी ही थे, बहुत कम संख्या थी मंगोल लोगों की। एक तरीका जिससे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बरकरार रखा, अपनी सेक्रेड लॉ की मदद से, जो कि उन्हें दिया गया था उनके एंसेस्टर के द्वारा, यसा। ठीक है, यसा एक ऐसा वी कैन से कॉम्पिलेशन है जिसके अंदर कस्टमरी ट्रेडिशंस लिखे हुए हैं मंगोल ट्राइब्स के, और इसे जंगीज़ खान का कोड ऑफ लॉ भी बोला जाता है। स्टार्टिंग में इसे यसा
ऐसे लिखा जाता था, जंगीज़ खान ने 1206 में, कुरलताई मैंने आपको बताया था, इनकी असेंबली होती थी चीफ्टेन की, उसे कुरलताई बोला जाता था, ठीक है। सो उसमें इसको प्रोमलगेट कर दिया था। यसा के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस भी लिखी हुई थी, जैसे कि हंट को लेके, आर्मी को लेके, पोस्टल सिस्टम को लेके। अब मंगोल कैसे डिक्लाइन हुआ, सो उसके कुछ की फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। बहुत कम संख्या में थे मंगोल लोग, और दूसरी चीज़ वो थोड़े से कम सिविलाइज लोग थे दूसरी सोसाइटी के कंपैरिजन में। मंगोल्स के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती थी कई बार। जो नई टेरिटरी उन्होंने अनेक्स करी है, कब्जे में ली है, उसके ऊपर वो अपने ट्रेडिशंस को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता था। और साथ ही साथ ऐसे देखने को मिला है कि टाइम के साथ साथ मंगोल ने दूसरे रिलीजन्स में भी कन्वर्जन्स की हैं। अब जंगीज़ खान की एज अ रूलर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने मंगोल्स को ऑर्गेनाइज करा, सबसे पहली बात तो। सेकेंड थिंग, उन्होंने मंगोल लोगों को ट्राइबल वॉर से या फिर चाइनीज़ एक्सप्लोटेशन से आज़ादी दिलवाई है। उन्होंने बड़ी बड़ी मिलिट्री फोर्स में ऑर्गेनाइजेशन करी है, यानी कि मतलब जो नई मिलिट्री यूनिट्स थी ना, उसके अंदर उनकी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। उन्होंने एक एफिशिएंट कुरियर सिस्टम बनाया है। उन्होंने दोबारा से ट्रेड रूट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करे हैं, और मार्केट्स भी। उन्होंने मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एम्पायर जो है एस्टेब्लिश करा है। उन्होंने एक ऐसी रिजीम एस्टेब्लिश करी है जो कि कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे स्प्रेड है, यानी कि उनका जो एम्पायर था वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया था। तो ये सारी उनकी अचीवमेंट्स थी। आज के टाइम पे मंगोलिया एक सॉवरन नेशन है, वहाँ पर जंगीज़ खान को ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन का दर्जा मिला हुआ है, और वो एक अडोरेबल सिंबल माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी देश की हम बात करें तो हमारे देश में गांधी जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, वैसे ही वहाँ पर उनके देश मंगोलिया में जंगीज़ खान को एज अ ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन देखा जाता है, एज अ अडोरेबल सिंबल उन्हें देखा जाता है, पूरी रिस्पेक्ट उनकी तरफ शो करी जाती है। सो अभी हमने देखा आपका चैप्टर नोमैडिक एम्पायर, बहुत अच्छे से हमने समझा पूरे के पूरे चैप्टर को। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द 3 ऑर्डर्स। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं 3 सोशल कैटेगरीज की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, और अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को भी। जो आपका ये चैप्टर है द 3 ऑर्डर्स, इसके अंदर हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 9th to 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। जैसा कि हमारे चैप्टर में देखते हैं सोर्सेस को, सबसे पहले इस चैप्टर के सोर्सेस समझते हैं। वही इस चैप्टर में हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरोप की हिस्ट्री के बारे में हमें किन किन सोर्सेस से पता चला है, हमें डॉक्यूमेंट से पता चला है, जैसे कि लैंड ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल केसेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, मैरिजेस, डेथ, इनके जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं चर्च में, उनके थ्रू हमें पता चला है। जो चर्च में इंस्क्रिप्शंस होती है जिसके ऊपर ट्रेडर्स की, एसोसिएशंस की, सॉन्ग्स और स्टोरीज़ के बारे में लिखा जाता है, फेस्टिवल्स लिखे जाते हैं, जो कम्युनिटी एक्टिविटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सभी से हमें यूरोप की हिस्ट्री के बारे में पता चला है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक टर्म के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है? ये एक तरीके का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच में रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, ठीक है। पेजेंट्स एक सर्विस देते हैं लॉर्ड्स को, और इन रिटर्न लॉर्ड जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है उन पेजेंट्स को। ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म, ये एक जर्मन वर्ड फ्यूड से डिराइव करी गई है, जिसका मतलब है अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। मार्क ब्लॉक, जो वन ऑफ द अर्ली स्कॉलर्स माने जाते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म दिया है। Stressed on the importance of geography in determining human history, the requirement to realize the collective behavior of ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मार्क ब्लॉक ने एक फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट दिया है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। चलिए आप चलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये था कुछ डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। उस टाइम पे ऐसे सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नॉबिलिटी और पेजेंट्स, ऐसे 3 ग्रुप्स के अंदर, जिन्हें हम 3 ऑर्डर्स बोलते हैं, 3 सोशल कैटेगरीज के अंदर। अब क्लर्जी, नॉबिलिटी और पेजेंट्स, इन तीनों सोशल कैटेगरीज के बारे में समझते हैं, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस वॉज द सेकेंड कैटेगरी एंड दिस वॉज द थर्ड कैटेगरी इन फ्रेंच सोसाइटी। इसके अंदर जो है क्रिश्चियन लोग आते थे, क्रिश्चियन सोसाइटी से ही गाइड होती थी, क्रिश्चियन प्रीस्ट वगैरह आते थे।
ये चर्च में सर्मन देते थे, ठीक है, ज्ञान देते थे हम कह सकते हैं। मॉन्क्स भी आते थे जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते थे, वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ में रहते थे और वो ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहते थे, एबेज में या फिर मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है। वो सारे लोग जो हैं इस फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अब नोबिलिटी, इनका प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था। ये ट्रूप्स भी रेज करते थे और ऑन करते थे कोर्ट्स ऑफ जस्टिस को भी, कॉइनेज होती थी इनकी खुद की, नाइट्स भी इनके अंडर आते थे जो कि जिनकी ज़रूरत पड़ती थी कैवलरी में, और ये न्यू सेक्टर्स की ग्रोथ भी करते थे। पेजेंट्स दो तरीके के होते थे, फ्री और अनफ्री। फ्री कौन से होते थे? जिनके खुद के फार्म्स होते थे और वो टेनेंट्स रहते थे लॉर्ड की तरफ, ठीक है, लॉर्ड की फार्म्स में एज ए टेनेंट्स काम करते थे। अनफ्री पेजेंट्स कौन से होते थे? जो लॉर्ड्स की एस्टेट में काम करते थे। फ्री पेजेंट्स को एक टैक्स पे करना पड़ता था टेल किंग को। क्लर्जी और नोबल्स जो हैं वो इस टैक्स से बाहर थे, एग्जेम्प्टेड थे, उन्हें नहीं देना होता था ये टैक्स। तो सारे अत्याचार सहने पड़ते थे बेचारी थर्ड कैटेगरी को, जिसके अंदर आते थे हमारे पेजेंट्स। उन्हें टेल देना पड़ता था किंग को। पेजेंट फैमिली जो है वो लॉर्ड की फील्ड्स में भी काम करती थी 3 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन हफ्ते में, और इन फॉर्म ऑफ लेबर रेंट, ये एक तरीके की लेबर रेंट होती थी लॉर्ड की तरफ, ठीक है। इन एडिशन टू दिस उन्हें अनपेड सर्विसेज भी देनी पड़ती थी, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज जिसके बदले उन्हें पे नहीं किया जाएगा। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन देखने को मिला, तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, टाउन्स बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, एक नया सोशल ऑर्डर सामने आया जिसे हम फोर्थ ऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर टाउन पीपल आते थे, ठीक है, या फिर टाउन्स भी आते थे, ठीक है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं। अब टाउन जो है लोग जाना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वहाँ पर एयर थी, फ्रीडम की एयर, वहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, सर्विस करो और बदले में पैसे लो, लॉर्ड के कंट्रोल से फ्रीडम मिलती थी। इस वजह से फ्यूडलिज्म वीक होता गया, लोग टाउन्स की तरफ शिफ्ट होते चले गए। 11वीं सेंचुरी में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए, जैसे कि जो हेवी आयरन टिप्ड प्लॉज हैं वो हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लो इम्प्रूव्ड, ये बढ़िया हो गई। हॉर्सेज शॉर्ड इम्प्रूव्ड विद आयरन हॉर्स शू आ गए। यूज़ ऑफ वाटर बढ़ गया, विंड एनर्जी का यूज़ आने लग गया था। एग्रीकल्चर के अंदर भी 2 फील्ड से 3 फील्ड सिस्टम में लोगों का शिफ्ट देखने को मिला। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर भी रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया, ठीक है, एक रेवोल्यूशन सा देखने को मिल गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब 14वीं सेंचुरी के अंदर एक क्राइसिस आया। अब क्या क्राइसिस था? इस क्राइसिस के रीजंस के वजह से ही यूरोप की इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो स्लो होती चली गई थी 14वीं सेंचुरी में। अब 14वीं सेंचुरी में जो क्राइसिस चल रहा था उसके पीछे रीजंस क्या थे? तो ये कुछ रीजंस थे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई थी, इस वजह से जो क्रॉप ग्रोइंग का सीज़न है वो रिड्यूस हो गया था 1 महीने से, यानी कि 1 महीने का कम टाइम मिलता था अब क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। इंटेंस फ्लोइंग से क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गई थी सॉइल अब बिल्कुल ही। पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, जिससे क्या हुआ, रिसोर्सेज के अंदर शॉर्टेज देखने को मिली। अब सिल्वर आउटपुट भी नहीं मिल रहा था ऑस्ट्रिया की और सर्बिया की माइंस से, सो इससे क्या हुआ, सिल्वर ही नहीं है तो मेटल मनी की स्कार्सिटी देखने को मिली, जिससे ट्रेड हैम्पर हुआ, और साथ ही साथ बहुत सारी एपिडेमिक्स भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडली डिसीजेस भी अब आ गए थे। अब कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे इस टाइम पे यूरोप में, जैसे कि एब्सोल्यूट रूलर्स का राइज हो रहा था, ठीक है। सो अब लोग जो है स्टैंडिंग आर्मीज़ को ऑर्गेनाइज करने लग गए थे, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी देखी जाने लग गई थी अब यूरोप के अंदर, और साथ ही साथ नेशनल टैक्सेशन भी शुरू हो गया था। तो ये कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। अब एक नई रेजीम आ गई थी जो कि पुरानी ओल्ड रेजीम से अलग थी। अब किंग जो है वो सबसे ऊपर नहीं था, मतलब पिरामिड में सबसे ऊपर पहले क्या होता था, राजा होते थे, बट नाउ किंग वॉज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, जहाँ पर लॉयल्टी जो है वो मैटर ऑफ पर्सनल डिपेंडेंसी और ट्रस्ट होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो सेंटर में आ गए हैं, ठीक है, कोर्टियर सोसाइटी और नेटवर्क ऑफ पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप के
बीच में, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, किंग अब अपेक्स पे नहीं रहे हैं, वो बीच में आ गए हैं। सो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर द 3 ऑर्डर्स कंप्लीट। एंड अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। एक और बात भाई, मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई, बहुत देर से आपको पढ़ा रही हूँ, सो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ भाई एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। सो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसके बाद 2 चैप्टर्स बचे हैं, सो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर आपको एक टर्म है ना बार बार देखने को मिलेगी। क्या है वो टर्म? रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे यूरोप के अंदर बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, एक एरा ऑफ कल्चरल चेंजेस देखने को मिल रहा था। सो वही हम देखेंगे। ड्यूरिंग 14th to 16th सेंचुरी डेवलपमेंट होने लग गया था अर्बन कल्चर्स का, और अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही थी बुक्स की इन बल्क, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक्स देखने को मिल रही थी। फर्स्ट टाइम इन इटली बिगिनिंग हुई थी एक ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री, फिलोसफी, एथनिक्स, पोइट्री, ग्रामर एक्सेट्रा। अब लोग जो है वो फोकस करने लग गए थे स्पीकिंग एटिकेट्स पे, क्लोथ्स पे, मेंटल एफिशिएंसी के ऊपर। न्यू इन्वेंशंस देखने को मिल रहे थे साइंटिस्ट के द्वारा, और फेमस आर्ट वर्क्स भी देखने को मिल रहे थे आर्टिस्ट के द्वारा। अब चेंज आने लग गया था मिडिल क्लास में, वो अब सोचने लग गए थे, उनका चर्च की तरफ बिहेवियर अब चेंज होने लग गया था। लोग ज़्यादा एम्फोसिस डालने लग गए थे विमेन लिबरलिज्म के ऊपर, राइट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि अब लोग जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे, मेंटली अब लोग एक्टिव हो गए थे। तो ये चैप्टर आपकी फिलॉसफीज वगैरह के ऊपर ही बेस्ड है। सो ह्यूमैनिस्टिक आइडियोलॉजी के हिसाब से इन मिडिल एज जो थिंकिंग होती है लोगों की वो टाइटली बाइंड होती है बाय द चर्च, जिससे क्या रिजल्ट होता है? लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रीक एंड रोमन पीपल अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिस्टिक आइडियोलॉजी, ठीक है। ब्रूसेल एंड्रियस वेसेलिस, ठीक है, वो एक प्रोफेसर थे ह्यूमन एनाटॉमी के पैडुआ यूनिवर्सिटी में। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने स्टार्ट करा था माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आर्टिसंस कॉल्ड प्लाटो, एफ्लातून एंड एरिस्टोटल, अरिस्तु, ठीक है, उन्हें ये नाम दिया गया था। ह्यूमनिस्ट बिलीव करते थे कि दो मैन जो है वो एक गॉड की क्रिएशन है, बट ही हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ। बेशक भगवान ने बनाया है, लेकिन हर एक इंसान के पास पूरी तरीके से आज़ादी होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ह्यूमंस को डिस्कवर करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है हैप्पीनेस को अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, अपनी दुनिया के अंदर, ठीक है। कॉपरनिकस वो एक कंटेम्प्रेरी थे मार्टिन लूथर के, यानी कि सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे जिससे मार्टिन लूथर बिलोंग करते थे। उन्होंने सभी प्लैनेट्स को डिस्कवर किया कि वो सारे प्लैनेट्स जो हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये सभी रोटेट करते हैं अराउंड द सन। लियोनार्डो दा विंसी वो एक फेमस आर्टिस्ट थे, उनके इंटरेस्ट के अंदर हॉर्टिकल्चर, ह्यूमन एनाटॉमी, मैथमेटिक्स और आर्ट भी आते थे, ठीक है। वो एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की और द लास्ट सपर, वो उन्हीं की फेमस क्रिएशंस मानी जाती हैं। एक जर्मन नेटिव है जोहान गुटेनबर्ग, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट करी थी प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने लगभग 150 कॉपीज बाइबल की पब्लिश भी करी थी। अब क्या हुआ, जो रूलर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए रोम के पोप के साथ, और अब क्या हुआ, वो चीफ भी बन गए इंग्लैंड के चर्च के, ठीक है। जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट ग्रीड और एग्जॉशन ऑफ मनी बाय चर्च, कि भाई चर्च जो है वो बहुत ग्रीडी होता जा रहा है और वो लोगों से सिर्फ पैसा निकालना जानता है, ठीक है। सो लोग इस चीज़ के खिलाफ अवेयर हो गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एक डिफरेंस आ गया था लोगों की ओपिनियन में, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। देखो, लेटर ऑफ इंडल्जेंस देखने को मिलता था पहले, जिसे न्यू टेक्स्ट के रूप में भी हम कह सकते हैं, और भी टेक्स्ट लिए जाते थे चर्च के द्वारा। सो अब लोग जो है अवेयर हो गए थे, यानी कि एक लेटर ऑफ इंडल्जेंस लिखना पड़ता था ना, उसके लिए लोगों को पे करना पड़ता था। सो अब लोग अवेयर होते चले गए थे, और अब लोगों ने मना कर दिया था इन चीज़ों के हित में बात करना, और अब खिलाफ इसके हो गए थे, और उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। कैथोलिक चर्च भी
अब नए बदलाव ला रहा था और फोकस करने लग गया था सिंपल लिविंग पे और सर्विस टू द पुअर पे। गैलीलियो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इटली के, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार करा और उन्होंने डिस्कवर करे थे फैक्ट्स और सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो डिस्कवरी ऑफ सिल्क रूट हुई थी उससे हेल्प मिली थी बहुत सारी सिटीज़ ऑफ इटली को टू वर्क एज इंडिपेंडेंट सिटीज़ ग्रुप। ठीक है, एवोल्यूशन हो रहा था प्राइवेट और पब्लिक एरियाज में भी। अब 12th सेंचुरी में क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज और ट्रेड रिलेशंस का एक्सपेंशन देखने को मिला मंगोलियंस और चाइनीज़ के बीच में, जिससे क्या हुआ, इटालियन सिटीज़ जो है वो राइज हुई, रिसेंजेंस देखने को मिला, दोबारा से अब डेवलपमेंट देखने को मिला अब इन इटालियन सिटीज़ का। स्पेन में 1540 सेंचुरी में क्या हुआ, जो सोसाइटी ऑफ जीसस एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनाई गई इंजेनियस लोयोला के द्वारा टू फाइट अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। सो आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर भी हो गया है हमारा अच्छे से रिवाइज। सो दैट वॉज योर चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इंडिजिनस लोगों ने कितना ज़्यादा सफ़र करा है। अमेरिका के इंडिजिनस लोगों की बात कर रही हूँ मैं, एंड इसके बाद बच जाएगा आपका एक लास्ट चैप्टर जो कि है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। सो जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, इस चैप्टर के अंदर हम फोकस करने वाले हैं, एक टर्म है इम्पीरियलिज्म, यूरोपियन एम्पीरियलिज्म। ठीक है, जो अमेरिकन एम्पायर्स थे ऑफ स्पेन पोर्चुगल वो बढ़े तो नहीं 17th सेंचुरी में, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ानी शुरू कर दी और उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अंदर अपनी कॉलोनीज भी एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। सेटलर और नेटिव, ये दो अलग अलग टर्म है। सेटलर ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है जो डच साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल हुए, जो ब्रिटिश आयरलैंड में, न्यूजीलैंड में सेटल हुए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए, और जो यूरोपियन लोग अमेरिका के अंदर सेटल हुए, उनके लिए ये टर्म यूज़ करी जाती है। सेटलर कौन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर इलाके से आके एक पर्टिकुलर इलाके में सेटल हो जाते हैं, उन लोगों को सेटलर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं इंडिया में, कोई अमेरिकन आके इंडिया में बस जाए तो उस पर्सन को सेटलर बोला जाएगा। नेटिव लोग, हम अपनी इस धरती में नेटिव है, यानी कि वी वर बोर्न हेयर। ठीक है, सो नेटिव का मतलब होता है वो पर्सन जो इस पर्टिकुलर प्लेस में बोर्न हुआ है। ठीक है, सो वी आर नेटिव्स ऑफ दिस लैंड। ठीक है, सो 20th सेंचुरी की अर्ली में क्या हुआ था, ये जो टर्म थी ना नेटिव, ये यूरोपियंस यूज़ करते थे उन कंट्रीज़ के अंदर जो इनहैबिटेंट्स रहते थे, मतलब जिन्हें उन्होंने कॉलोनाइज करा था, उनके इनहैबिटेंट्स के लिए टर्म नेटिव टर्म यूज़ किया करते थे यूरोपियंस। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन लोगों ने सिविलाइज्ड लोगों के लिए एक बाउंड्री तय कर दी कि भाई जो लोग इतने लिटरेट है वो सिविलाइज्ड है, जो लोग इस रिलीजन से ऑर्गेनाइज्ड है वो सिविलाइज्ड है, जिनको अर्बनिज्म की समझ है वो सिविलाइज्ड है। मतलब उन्होंने बाउंड्रीज तय करनी शुरू कर दी। अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी लेकिन वो लिखी नहीं जाती थी। अब गोल्ड रश और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिला था। देयर वाज ऑलवेज द होप कि गोल्ड मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में ज़रूर। सो 1840s में क्या हुआ, गोल्ड के ट्रेसेस मिले यूएसए के कैलिफोर्निया में। इससे क्या हुआ, गोल्ड रश शुरू हो गई भाई। इससे क्या हुआ, थाउजेंड्स की तादाद में जो यूरोपियंस जो ईगरली वेट कर रहे थे इस चीज़ का, वो अब अमेरिका भाग भाग के जाने लगे अपना क्विक फॉर्चून बनाने के चक्कर में। इससे क्या हुआ, रेलवे ट्रैक्स बना दिए उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट पे और इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनानी शुरू कर दी, फैक्ट्रीज खड़ी कर दी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। एबऑरिजिन ये टर्म बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों के लिए, एबॉरिजिन। ठीक है, 1911 में क्या हुआ, वूल व्हीट गोल्ड, ये एक नेम सजेस्ट करा गया था उस ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के लिए। अल्टीमेटली उसकी कैपिटल कैनबेरा थी, कैनबेरा। ठीक है, एक नेटिव टर्म है ये जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस। इनिशियली यूरोपियन सेटलर्स बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे अपनी फ्रेंडलीनेस को लेके विद द नेटिव्स, लेकिन उनकी शार्प रिवर्सल ऑफ फीलिंग्स भी थी ब्रिटिश की तरफ जब कुक को मार दिया गया था एक नेटिव के द्वारा हवाई में। एक सिंगल इंसिडेंस हुआ था जिससे क्या हुआ,
कॉलोनाइजर्स ने जस्टिफाई कर दिए थे अपने एक्ट्स ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स द नेटिव पीपल। यानी कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, भाई उनका एक पर्सन मारा गया एक नेटिव के द्वारा, तो उससे वो अपना नज़रिया कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इतनी वायलेंस करी उन नेटिव लोगों के ऊपर उनकी ही ज़मीन पर जाकर, और उन्हें जस्टिफाई भी कर दिया इस एक छोटे से एक्ट के ज़रिए। ठीक है भाई, एक ही तो बंदा तुम्हारा मरा है, उनके कितने सारे लोग मरते होंगे। ठीक है, अब नेटिव जो थे नॉर्थ अमेरिका के, वो बैंड्स में रहा करते थे, विलेजेस में अलोंग द रिवर वैलीज। वो फिश खाते थे, मीट खाते थे, वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते थे, मेज कल्टीवेट करते थे। गवर्नमेंट ने हमेशा उन लोग को, जो लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उन्हें टेरा नलियस नाम दिया है, यानी कि द लैंड दैट इज बिलोंगिंग टू नोबडी। कैसे भाई, कैसे वो लैंड किसी से भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ऐसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। 1968 में क्या हुआ, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था W.E.H. स्टैनर। उनके लेक्चर को सुन के सारे इलेक्ट्रीफाई हो गए। जैसे क्या हुआ था, उन्होंने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इसके ऊपर बात करी थी। ठीक है, एक साइलेंस जो हिस्टोरियंस का है एबोरिजिन्स की तरफ, उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। उसके बाद से क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, उसके अंदर जो नेटिव कल्चर है उसकी स्टडी को प्रमोट करा गया मानो। ठीक है, तो ये देखने को मिला। तो मैंने इस चैप्टर के अंदर जो मेन इवेंट्स के सारे रिवाइज करवा दिए हैं, तो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज। सो हमारे सारे चैप्टर्स हो गए हैं। अब बचा है हमारा एक लास्ट चैप्टर जो कि है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। मैंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स बोले हैं फिलहाल, जैसे कि आपके नोमैडिक एम्पायर के अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है ना, वैसे ही इट वाज जस्ट अ जोक। सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे चाइना, कोरिया, जापान ऐसी कंट्रीज कैसे इतनी मॉडर्नाइज हुई है। सो लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर एज वेल। सो ये लास्ट चैप्टर है, तो चलिए इसे भी जल्दी से रिवाइज करते हैं। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन लास्ट चैप्टर है, जल्दी से इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल साइज वाली कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स भी है। ठीक है, चाइना के अंदर कौन सा एथनिक ग्रुप डोमिनेंट है, हैन, और मेजरली लैंग्वेज बोली जाती है चाइनीज। जापान की अगर हम बात करें, स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स है जापान के अंदर, 4 आइलैंड है बहुत बड़े बड़े, होशु, क्यूशु, शिकोकू एंड होकाइडो। 12th सेंचुरी से क्या हुआ, जो इंपीरियल कोर्ट है उसकी पावर चली गई शोगुन्स के हाथ में, और वो एम्परर के नाम पे रूल कर रहे थे। 1603 से 1867 तक जो तोकुगावा फैमिली के मेंबर्स हैं उनके हाथों में शोगुन्स की पोजीशन थी। इंटरनल डिस्कंटेंट के साथ साथ जो है ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की नीड पड़ी, इस वजह से मीजी रिस्टोरेशन हुआ। 1868 में एक मूवमेंट हुआ जिससे क्या हुआ, शोगुन्स पावर से रिमूव हो गए और एम्परर ईडो में आ गए और पावर में आ गए। ईडो टोक्यो है। ठीक है, ईडो को कैपिटल बनाया गया और उसका नाम टोक्यो रख दिया गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल। एक न्यू स्कूल सिस्टम जो है शुरू कर दिया गया 1870 से। स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई सभी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और 1910 तक सभी जो है पढ़ा करते थे। स्कूलिंग जो है वो यूनिवर्सल हो गई थी। और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से क्या हुआ, चिल्ड्रन को सिखाया गया कि उन्हें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और लॉयल रहना अपने नेशन के प्रति और अच्छे सिटीजन्स बनना है। डाइट एक नेम है जापानीज पार्लियामेंट का, और वो बेस्ड होती है जर्मन आइडियोलॉजी के ऊपर। फुकुजावा युकिची, ये एक लीडिंग अमेजिंग इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने बोला कि जापान को एशिया को एक्सपेल कर देना चाहिए। क्या मतलब था इससे उनका मतलब था कि जापान को अपनी एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देनी चाहिए और वेस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए। वेस्ट यानी कि हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन जापान बाय लिविंग एंड एग्रीकल्चर टैक्स, रेलवे लाइन बना के और इंपोर्ट करके टेक्सटाइल मशीनरी, वर्कर्स को ट्रेन करके और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च करके जापान को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। सो ये उस टाइम पे शुरू हो गया था। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी थी जिसका स्लोगन था फुकोकू क्योही। इसका मतलब होता है रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। ऐसा आर्ग्यू करा गया था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप करे थे यूएसए ने,
वो वॉर को शॉर्टन करने के लिए थे। अंडर द यूएस लेड ऑक्यूपेशन 1945 और 47 की बात हो रही है, जापान को डीमिलिटराइज कर दिया गया था और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिससे जापानीज इकोनॉमी का रैपिड बिल्डिंग शुरू हो गया था। और उससे क्या हुआ था, जब वो हार गया था ना, उसके बाद वापस से जापान जो है उभर के आया था एज अ डेवलप्ड नेशन। इसी को पोस्ट वॉर मिरेकल बोला जाता था। चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो रिवॉल्व करती थी एक क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ टू रिगेन सॉवरेनिटी, अपनी सॉवरेनिटी को कैसे वापस से रिगेन किया जा सकता है, कैसे जो फॉरेन दबदबा उनके ऊपर चला आ रहा है, फॉरेन ऑक्यूपेशन चली आ रही है, कैसे उस ह्यूमिलेशन को ख़त्म करना है और कैसे देश के अंदर इक्वालिटी और डेवलपमेंट लाई जा सकती है। जो फर्स्ट वॉर हुई थी ओपियम वॉर अंडर द किंग डायनेस्टी, उससे स्ट्रेंथन हुई थी रिफॉर्म्स और चेंज की डिमांड। मांचू एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया गया और रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दी गई थी 1911 में अंडर सुन यात सेन, जिन्हें रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। 3 प्रिंसिपल थे सुन यात सेन के, सानमेन जिसे बोला जाता है नेशनलिज्म, रिपब्लिक एंड सोशलिज्म। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को फाउंड करा गया था 1921 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद। माओ जेडोंग जो है एक मेजर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर उभर कर आए थे। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा गया था 1949 में। द पीरियड फ्रॉम 1965 टू 1970, इस पीरियड को माना जाता है एज अ क्रिएशन ऑफ सोशलिस्ट मैन इन चाइना। ठीक है, अब जो माओइस्ट थे उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया था अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। माओइस्ट यानी कि माओ जेडोंग वाली आइडियोलॉजी वाले लोग को माओइस्ट बोला जाता है। नाउ लेट्स सी पाथ्स अडॉप्टेड बाय जापान फॉर मॉडर्नाइजेशन। क्या क्या पाथ्स अडॉप्ट करे थे जापान ने? उन्होंने अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और प्रैक्टिसेस का नए तरीके से इस्तेमाल करा था, फॉरेन और इंडिजिनस आइडियाज़ को इकट्ठा करा था। ठीक है, एग्रेसिव नेशनलिज्म उन्होंने करा था, लॉयल सिटीजन्स बने और एम्परर के प्रति भी वो लॉयल थे। उन्होंने वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट करा, करिकुलम था उनका जो वो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर ही बेस्ड था। तो दीज वर सम पार्ट्स अडॉप्टेड बाय जापान इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज देयर नेशन। ओके, अब हम बात करेंगे चाइना की। चाइना ने कौन से पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करे थे? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा था उनकी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी का, फ्री मार्केट और पॉलिसी यूज़ करी थी ग्लोबलाइजेशन की। उन्होंने फ्यूडलिज्म का एंड कर दिया था, एजुकेशन एक्सपैंड करी थी, उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई थी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन इम्पीरियलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड कर दिया था, स्टेट कंट्रोल रहा था इकोनॉमी पे, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था उनकी इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने ही संभाला था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने करा था, मार्केट में कुछ रिफॉर्म्स वो लेके आए थे। गवर्नमेंट थी एक सिंगल पार्टी की, ठीक है, एक ही पार्टी रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्रेडिट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की जगह इसे मॉडर्नाइजेशन कर लो, तो ये क्रेडिट जो है किसकी तरफ जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास। ठीक है, एंड ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर इनइक्वालिटी आएगा। उन्होंने इनइक्वालिटी का एंड कर दिया था, कैसे? गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक के पास तो प्रॉपर्टी ही नहीं थी, तो इनइक्वालिटी तो कहाँ से आएगी? तो इनइक्वालिटी का एंड कर दिया था। एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट भी उन्होंने बना रखी थी। नाउ लेट्स सी स्टोरी ऑफ ताइवान। सो चांग काई शेक जो है सीसीपी से यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हार के जो है ताइवान भाग गए 1949 में। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर जाके एक रिप्रेसिव सी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी और उन्हें कोई भी स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी, पॉलिटिकल अपोजिशन भी बैन कर दिया। फिर उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया? डिक्लाइन देखने को मिला इन द गैप ऑफ रिच एंड पुअर। जो गैप ऑफ रिच और पुअर है वो डिक्लाइन हुआ। फिर ताइवान एक डेमोक्रेसी में तब्दील हो गए। चांग काई शेक की डेथ हो गई 1975 में। मार्शल लॉ लग गया ताइवान में, जिससे 1987 में वो हटा। ठीक है, तो ये थी स्टोरी ऑफ ताइवान, और आज भी ताइवान चाइना का ही पार्ट है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ताइवान। और कोरिया का जो भी पार्ट है, या फिर आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है पूरा डिटेल में, सो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वाला डिटेल लेक्चर देख लेना। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना, अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
सो यहाँ पर होते हैं आपके सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने रिवाइज करवा दिया है। जो भी चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है वो चैप्टर आप डिटेल लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो दिस वॉज योर महा मैराथन ऑफ योर हिस्ट्री, जिसके अंदर मैंने आपके सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा दिए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर आई है, बट कोई नहीं, जो भी देख रहा है ज़रूर आपके ये चैप्टर्स रिवाइज हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और पॉल साइंस की भी मैराथन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपके व्यूज़ से पता चल जाएगा कि आपको चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।